हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू नेहा छेत्री, सौम्या दुबे, लीला चौहान, कौशल परमार और तेजा पूजा का, जिन्होंने कल का वीडियो सबसे पहले देखा। तो वीडियो के एंड में हम देखेंगे कल कसौटी से पूछे गए सही जवाब देने वालों के नाम और साथ में पूछेंगे आपसे कसौटी के लिए एक क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आज के रिव्यू सेक्शन की तरफ। बट उससे पहले मैं बता दूं कि आज मैं किस मूवी का रिव्यू देने वाली हूँ। उसका नाम है द कॉन्ज्यूरिंग, जो 2013 की सबसे हिट मूवी थी, जिसको सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था। ना केवल क्रिटिक्स ने इसको अप्रिशिएट किया था, बल्कि आप लोगों ने भी इसको बहुत पसंद किया था। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे मिल सकती है। याद रखिएगा, इसकी IMDb रेटिंग 7.5 है। द कंज्यूरिंग, इसके बारे में बता दूं कि द कंज्यूरिंग एक ट्रू स्टोरी से बेस्ड है। एक ट्रू स्टोरी दिखाई गई है इसमें। एक वॉरेन फैमिली होती है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, जो कि 1971 से काम कर रहे होते हैं। वो अपने जितने भी केसेस से डील कर चुके होते हैं, उनको वो ना केवल एक डायरी में लिखते हैं, बल्कि उनके लिए वो सेमिनार्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे सामने वाले को पता चले कि वो काम क्या करते हैं। वो बहुत मशहूर डिमोनोलॉजिस्ट होते हैं जो न्यू इंग्लैंड में काम करते हैं। कई न्यूज़पेपर्स ने उस ज़माने के उनको क्रिटिसाइज भी किया, क्योंकि कई लोगों का ऐसा मानना था कि वो इस तरह का गेम करते हैं, ऐसे दिखाते हैं लोगों को कि लोगों को भूत पर यकीन हो जाता है और वो ये मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आज की दुनिया में भूत भी होता है। पर वहीं वॉरेन फैमिली का ये कहना था कि अगर आप भगवान को मानते हैं तो शैतान भी होता है, आपको उसे मानना ही पड़ता है। जो भी केसेस उन्होंने डील करे, उनकी वो सारी फोटोग्राफ्स दिखाते थे, पर उसके साथ ही साथ वो वीडियो भी रिलीज करते थे, जिससे लोगों को विश्वास हो जाता था कि हाँ, वाकई में अगर भगवान है तो आज दुनिया में शैतान भी होता है। कॉन्ज्यूरिंग के 2 पार्ट आए। पहला पार्ट आया 2013 में और दूसरा पार्ट आया 2017 में। आज मैं जिस बारे में बात करने वाली हूँ वो है पार्ट 1। कल मैं आपको इसका पार्ट 2 सुनाऊंगी और सितंबर 2020 में इसका पार्ट 3 भी आने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का रिव्यू पसंद आएगा। चलिए बढ़ते हैं रिव्यू सेक्शन की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है 1971 में, जब एक न्यू इंग्लैंड के पास रॉडे आइलैंड में पेरेंट फैमिली ने एक फार्म हाउस खरीदा होता है। वो अपनी 5 बेटियों के साथ उस फार्म हाउस में रहने आते हैं। उनके साथ होता है उनका एक डॉग, जिसका नाम होता है सैडी। जैसे ही वो उस फार्म हाउस के अंदर एंटर करते हैं, सैडी अंदर आने से साफ मना कर देता है। वो बहुत कोशिश करते हैं कि सैडी को किसी तरह पकड़ के खींच दें, पर सैडी अंदर नहीं आता है। इनफैक्ट वो भौंकने लगता है। गुस्से में आके रॉजर पैरन सैडी को एक पेड़ से चेन से बांध देते और कहते हैं, अगर तुम्हें नहीं आना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम वहीं रहो। सारा सामान अंदर आना शुरू हो जाता है, अनपैकिंग शुरू हो जाती है। तभी उनकी सबसे छोटी बेटी अप्रैल एक पेड़ के नीचे एक म्यूजिक बॉक्स को लेकर बैठी रहती है। वो उस म्यूजिक बॉक्स को खोल के देखती है और बड़ी खुश होती है और उसको लेकर अंदर घर आ जाती है। इधर बच्चे आपस में हाइड एंड क्लैप खेलने लगते हैं, यानी कि वो छुपते हैं और फिर ताली बजाते हैं, जिससे दूसरे को साउंड से पता चलता है कि वो कहाँ है, और फिर पकड़ने की कोशिश करते हैं। सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी रॉजर पैरन की नज़र पड़ती है एक बेसमेंट में। वो कहते हैं कि इसके अंदर क्या है। वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि लाइट वहाँ पर अच्छे से काम नहीं कर रही है। वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं मैच बॉक्स लेके, तो देखते हैं एक बड़ा सा पियानो है और काफ़ी कुछ सामान नीचे बेसमेंट में रखा हुआ है। वो कहते हैं कि कल मैं आके यहाँ की लाइट ठीक कर दूंगा, जिससे हम जो कीमती सामान होगा उसको ऊपर आकर शिफ्ट कर देंगे। कैरोलाइन कहती है, अब आप सीधे ऊपर आ जाओ, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है, बड़ा अजीब सा है ये। पर रॉजर कहते हैं, कितना बड़ा घर है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, यहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं। इधर नीचे सैडी रात भर भौंकता रहता है, जिससे कैरोलाइन परेशान हो जाती है और कहती है कि पता नहीं इसे क्या हो गया, ये तो इतना काम एंड क्वाइट था और अब इतना भौंकता है। खैर वो सोते हैं। सुबह उठकर देखते हैं तो कैरोलाइन के शरीर पे नीले नीले दाग दिखाई देते हैं। कैरोलाइन कहती है, मेरे निशान से कैसे पड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कहीं चोट लग गई है। वो नीचे उतरती है ब्रेकफास्ट और टी बनाने के लिए, तो देखती है कि घड़ी रुकी हुई है 3:07 पे। वो मनी मन सोचती है कि आखिर ये घड़ी रुक कैसे गई। वो सीधा किचन में जाती है काम करने के लिए, तो देखती है कि किचन की घड़ी भी 3:07 पे रुकी हुई है। वो रॉजर पैरन से कहती है कि रॉजर, पता नहीं क्या हो गया, घर की सारी घड़ियाँ 3:07 पे कैसे रुक गई, चल ही नहीं रही हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी। तभी पीछे से उनके बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो बाहर भागते हैं तो देखते हैं कि सैडी मर गया।
वो बच्चे को गोद में लेते हैं और कहते हैं हो सकता है सैडी बीमार हो इसलिए घर के अंदर ना आना चाह रहा है, और देखो ना अब उसकी डेथ भी हो गई। रॉजर कहता है अब इसका कनेक्शन तुम घर से मत लेना, हमारा ये नया घर है, हम लोग बहुत खुश हैं, हो सकता है सैडी की तबीयत ठीक ना हो, अब इस चीज़ को इग्नोर करो। रात में जब बच्चे सोते हैं तो सिंडी का कोई ज़ोर से पैर खींच देता है। सिंडी चिल्लाती है और कहती है नैन्सी ये क्या बदमाशी कर रही हो, मेरा पैर क्यों खींच रही हो। पर नैन्सी कहती है कि मैं तो सो रही हूँ, मैं तुम्हारा पैर नहीं खींच रही। तभी अजीब सी आवाज़ होती है। रॉजर अपना काम कर रहे होते हैं, अचानक से उठते हैं तो देखते हैं ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। एक दरवाज़ा बार बार आवाज़ करता है। वो देखते हैं तो किचन की खिड़की खुली रहती है। जब वो उस खिड़की को बंद करके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि उनकी बड़ी बेटी एंड्रिया वहाँ खड़ी है। वो कहती है कि पापा नैन्सी यहाँ आ गई है और देखो ना वो क्या कर रही है, फिर से उसकी स्लीप वॉकिंग की आदत शुरू हो गई है। वो ऊपर जाते हैं तो देख के हैरान रह जाते हैं कि नैन्सी अपने माथे को ज़ोर ज़ोर से अलमारी में पीट रही है। वो नैन्सी को उठाते हैं और उसको लिटा देते हैं। एंड्रिया कहती है कि मैंने उसको स्लीप वॉक करते हुए कई बार देखा, पर ऐसा मैंने पहली बार देखा कि वो अपना माथा फोड़ रही हो। रॉजर इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और सीधा चले जाते हैं। तभी उनकी नज़र अपने वाइफ पे पड़ती है तो वो कहती है तुम्हारी पीठ और तुम्हारे हाथ पे इस तरह से निशान कैसे आ रहे हैं, तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कैरोलाइन कहती है हाँ हो सकता है मेरे अंदर आयरन की कमी हो रही हो। रॉजर अपने काम से जैसे ही घर से बाहर निकलते तो देखते हैं जगह जगह कौवे मरे पड़े हैं। वो समझ नहीं पाते कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही बच्चे सब अपने स्कूल जाते हैं तभी वो देखते हैं कि उनकी छोटी बेटी अप्रैल उस म्यूज़िक बॉक्स के साथ खेल रही है। वो कहती है कि इस म्यूज़िक बॉक्स के अंदर मेरा एक फ्रेंड है जो मुझसे बात करता है। कैरोलाइन म्यूज़िक बॉक्स को गौर से देखती है पर उसे कुछ नहीं दिखता। फिर अप्रैल उससे कहती मम्मा मैं बहुत बोर हो रही हूँ, क्यों ना हम हाइड एंड क्लैप खेलें। कैरोलाइन मान जाती है और दोनों लोग मिलकर हाइड एंड क्लैप खेलने लगते हैं। जहाँ जहाँ से क्लैपिंग की आवाज़ आती है वहाँ वहाँ कैरोलाइन जाती है। तभी वो एक रूम में एंटर होती है और उस वार्डरोब के अंदर से अचानक से क्लैपिंग की आवाज़ आती है। वो जैसी वार्डरोब की तरफ बढ़ती है वार्डरोब अपने आप खुलती है और 2 हाथ निकल के आते हैं और उसके पास में क्लैप करते हैं। कैरोलाइन उसे जैसे ही पकड़ती है हाथ गायब हो जाते हैं और सिर्फ कपड़े कपड़े टंगे रहते हैं। कैरोलाइन अपनी पट्टी हटाती है तो हैरान रह जाती है कि यहाँ तो अप्रैल है ही नहीं, सिर्फ कपड़े ही कपड़े टंगे हैं। वो सोचती है कि ये शायद उसका वहम हुआ होगा। इधर रॉजर को एक काम मिलता है और उस काम के लिए उसे फ्लोरिडा जाना पड़ता है। वो कहता है कि मैं जल्दी निकल जाऊंगा पर शाम को टाइम से घर आ जाऊंगा। जब बच्चे सोते हैं तो एक बार फिर से सिंडी के साथ वही होता है। उसका पैर कोई ज़ोर से खींचता है। सिंडी ज़ोर से चिल्लाती है कि नैन्सी ये क्या बदमाशी कर रही हो, तुम क्यों मेरा पैर खींच रही हो। फिर वो बेड के नीचे देखती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो दरवाजे के पीछे देखती है तो उसे दिखता है कि कोई आदमी है जो वहाँ खड़ा उसे देख रहा है। वो फटाफट नैन्सी को उठाती है और कहती है नैन्सी दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है। नैन्सी उतर के देखती है तो उसे कुछ नहीं दिखता। वो कहती है कहाँ है कोई आदमी, मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तभी सिंडी की नज़र अलमारी के ऊपर पड़ती है और वो कहती है अलमारी के ऊपर देखो ना कोई है। पर जब नैन्सी ऊपर देखती है तो उसे फिर कुछ नज़र नहीं आता। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। मम्मी पापा दोनों भाग कर आते हैं और कहते हैं आखिर बात क्या है। पर सिंडी अपनी बात पे अडिग रहती है और वो कहती है मैंने सच में कोई देखा था पर अब पता नहीं क्यों मुझे दिखाई नहीं दे रहा। रॉजर कहता है कि कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इधर कैरोलाइन अपने शरीर पे बढ़ते निशानों से बहुत परेशान रहती है और दवाई खाना शुरू कर देती है। वो सोचती है पता नहीं ये शायद स्ट्रेस की वजह से तो नहीं हो रहा। जब कैरोलाइन घर में अकेली रहती है और कपड़े संभाल रही होती है तभी उसको आवाज़ आनी शुरू होती है। वो आवाज़ की तरफ जैसे जैसे बढ़ती जाती है आवाज़ और तेज़ होती जाती है। कैरोलाइन सोचती है कि ये क्लैपिंग की आवाज़ ज़रूर बच्चों के कमरों से आ रही होगी क्योंकि वो लोग खेल रहे हैं। पर वो एक एक बच्चे का कमरा चेक करती है और उसे कोई भी बच्चा जगा हुआ नहीं दिखता। तभी अचानक से घर पे लगी सारी वॉल पेंटिंग्स गिर जाती हैं। कैरोलाइन नीचे देखती तो उसे कोई नज़र नहीं आता कि आखिर ये पेंटिंग्स गिरी कैसे। वो भाग कर नीचे जाती है तो आवाज़ और तेज़ हो जाती है और वो समझ जाती है कि आवाज़ बेसमेंट से आ रही है। वो जैसे ही बेसमेंट का दरवाज़ा खोलती है अंदर जाती है तो उसको अंधेरा सा दिखता है और वो सोचती है कि यहाँ नीचे उतरना ठीक नहीं है। वो दरवाज़ा बंद करके ऊपर जाने की कोशिश करती है तो दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद होता है कि कैरोलाइन धड़ धड़ करते हुए सीधा नीचे गिरती है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वो किसी तरह खुद को संभालती है और ऊपर की तरफ सीढ़ी से दौड़ती है और मैच बॉक्स जला के ढूंढने की कोशिश करती है कि कोई तो मिल जाए। तभी अचानक से उसके कान के पास 2 हाथ आगे निकलते हैं और फिर से क्लैपिंग की साउंड शुरू होती है। कैरोलाइन बहुत ज़ोर से रोती है।
इधर सिंडी के साथ फिर से वही सब तमाशा शुरू हो जाता है। एक बार फिर से सिंडी का पैर कोई बहुत ज़ोर से खींचता है और उसे उठा के नीचे फेंक देता है। सिंडी रोने लगती है, समझ नहीं पाती ये सब कौन कर रहा है। इधर नैन्सी फिर से स्लीप वॉक करती है और अपने सिर को ज़ोर ज़ोर से वार्डरोब में पीटने लगती है। एंड्रिया जैसी आँख खोलती वो चुपचाप नैन्सी को ले जाती है और उसको सुला देती है। पर जैसे ही एंड्रिया अलमारी के ऊपर देखती है तो उसे एक साया दिखाई देता है जो ऊपर बैठा रहता है। वो ज़ोर से उसके ऊपर कूद जाता है। एंड्रिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। ये सब सुन के उसके फादर जो फ्लोरिडा से लौट रहे होते हैं वो जल्दी से घर की तरफ दौड़ते हैं। घर के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले तो वो अपनी वाइफ को निकालते हैं जो कि बेसमेंट में फंसी है, और फिर सीधा बच्चों के कमरे में जाते हैं जहाँ एंड्रिया ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है। एंड्रिया कहती है कि मेरे ऊपर अलमारी के ऊपर एक औरत बैठी थी जो मेरे ऊपर कूद गई, वो मुझे मारना चाहती थी। उसने कहा है कि वो घर के सभी लोगों को मार देगी। रॉजर समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जब से घर में आए कुछ ना कुछ बुरा ही चल रहा है। रॉजर कहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो सबके बेड नीचे बिछा देते हैं और कहते हैं आज से सब लोग साथ में सोया करेंगे और साथ में ही रहेंगे। उधर दूसरी तरफ वॉरेन फैमिली एक सेमिनार में अपने एग्जॉर्सिज्म के सारे केसेस बता रही होती है। उस सेमिनार में आती है कैरोलाइन पैरन। वो उनको देखती है और वो समझ जाती है ये दोनों वही डिमोनोलॉजिस्ट हैं जो उनकी हेल्प कर सकते हैं। जब दोनों लोग लॉरेन वॉरेन और एड वॉरेन जाने लगते हैं तो फिर कैरोलाइन उनसे मिलती है और कहती है कि मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। आपको मेरे साथ मेरे घर जाना होगा क्योंकि मैंने जब से उस घर में एंटर किया है वहाँ सिर्फ बुरा ही बुरा हो रहा है। लॉरेन उसको सीरियसली नहीं लेती और कहती है कि हम आएंगे पर थोड़े दिन बाद आएंगे। पर कैरोलाइन रोने लगती है और कहती है कि मेरी 5 लड़कियां हैं और पांचों बहुत दहशत की ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा हो तो क्या आप वेट करेंगी? वॉरेन फैमिली समझ जाती है कि उन्हें उनकी हेल्प करनी होगी और वो फ़ौरन उनकी हेल्प करने के लिए उनके घर की तरफ निकल पड़ती हैं। जैसे ही वो घर का दरवाज़ा खोलती हैं, लॉरेन वॉरेन जिनको पहले से कुछ अंदेशा होता है घर में एंटर होते हुए, वो सब समझ जाती हैं कि इस घर में भूत का साया है। वो 5 बच्चों से मिलती हैं और मिल के सिर्फ उनसे बात करना शुरू करती हैं। इधर एड वॉरेन पूछते हैं कि आप एक एक करके मुझे बताइए कि शुरुआत कैसे होती है। कैरोलाइन पैरन बताती हैं कि शुरुआत होती है घड़ी के रुकने से, यानी कि 3:07 पे घर की सारी घड़ियां रुक जाती हैं और क्लैपिंग की आवाज़ सुनाई देती है, वो भी 3 बार। वो लोग ऊपर चढ़ते हैं घर का जायज़ा लेने के लिए। तो लॉरेन वॉरेन बात करती है उनकी सबसे छोटी बेटी अप्रैल से जो कि म्यूज़िक बॉक्स लेके बैठती है। वो पूछती हैं कि अप्रैल, क्या तुमने इस म्यूज़िक बॉक्स में किसी को देखा? वो कहती है हाँ मैंने देखा, मेरा एक फ्रेंड यहाँ रहता है इस म्यूज़िक बॉक्स के अंदर और वो मुझसे खूब बातें करता है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर माजरा क्या है, उन्हें कहीं ना कहीं कोई चीज़ खटकती है। इधर एड वॉरेन सब की बातें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं एक रिकॉर्डर में। जब अप्रैल से लॉरेन मांगती है उनका म्यूज़िक बॉक्स और ध्यान से देखती है तो उन्हें भी खिड़की के पीछे एक लड़का दिखाई देता है। वो पलट के देखती हैं तो वो लड़का गायब हो जाता है। लॉरेन समझ जाती हैं कि इस घर में एक नहीं बल्कि कई भूतों का साया है। लॉरेन घर से बाहर निकलती हैं तो उन्हें सामने घर के एक पेड़ दिखाई देता है। वो पेड़ की तरफ बढ़ती हैं और सिर्फ रिवर को ध्यान से देख रही होती हैं। तभी पीछे से एड वॉरेन आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस घर में कुछ अजीब सा लगा क्या? लेकिन लॉरेन उसे देख के डर जाती है क्योंकि एड के पीछे ही एक लाश लटकी रहती है, एक औरत की जो पेड़ से टंगी हुई है। वो कहते हैं कि मुझे बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ एक नहीं कई लोग हैं और मुझे इस मैटर पे इन लोगों से बात करनी होगी। दोनों लोग अंदर जाते हैं और अपनी आप बीती बताते हैं। वो कहते हैं कि हमें इस घर में एक नहीं बल्कि कई लोगों का साया दिखाई दे रहा है और ये मैंने घर के अंदर एंटर करते ही महसूस कर लिया था। जब मैं एंटर हुई थी तो आप दोनों के पीछे एक काला साया था। जब मैं बच्चों से मिली तो बच्चों के पीछे भी एक काला साया था। इनफैक्ट वो काला साया आपकी बेटी अप्रैल के पीछे भी था जो कि म्यूज़िक बॉक्स से खेलती है। कैरोलाइन परेशान हो जाती है और कहती है हमने अपनी सारी जमा पूंजी इस फार्म हाउस को लेने में लगा दी, अगर आप चाहें तो हम लोग इस घर को छोड़ के भी जा सकते हैं। पर लॉरेन कहती हैं ऐसा मत करिए क्योंकि ये साया आपको नहीं छोड़ेगा। घर में कोई कमी नहीं है, घर का इतिहास ही ऐसा है कि इसका साया आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। पर एक्सोर्सिज्म करने से पहले या प्रीस्ट को बुलाने से पहले हमें उन्हें कुछ प्रूफ देने होते हैं। तो हम अपनी टीम लेकर बहुत जल्द आपके पास आएंगे और कुछ ना कुछ प्रूफ यहाँ से लेकर जाएंगे जिससे हम प्रीस्ट से बात कर सकें। वो अपनी सारी टीम को लेकर अगले दिन आती हैं, माइक्रोफोन्स लगाती हैं, कैमरा फिट करती हैं और फिर लॉरेन पूछती है कैरोलाइन से कि अपनी प्यारी सी ये जो फ़ोटो आप लगा रही हैं इसके बारे में कुछ बताइए।
वो बताती हैं ये बीच हाउस की है, जहाँ हम लोग छुट्टियाँ मनाने गए थे। ये हमारी सबसे अच्छी यादगारों में से एक है। इधर जब सारी टीम बैठ के इंतज़ार कर रही होती कि कुछ हो, तभी आवाज़ें आनी शुरू होती हैं। एड वॉरेन जाते हैं नीचे बेसमेंट में, पर उन्हें कोई नज़र नहीं आता। वो फिर ऊपर आके सब लोग नाश्ता वाश्ता करने लगते हैं। तभी एड कहते हैं कि मैं ज़रा गाड़ी वाड़ी का काम कर लूँ, तुम अपना काम कर लो। लॉरेन कपड़े सुखाना शुरू करती है। तभी अचानक से ऊपर आसमान काला हो जाता है, गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है। लॉरेन जब कपड़े सुखा रही होती हैं तो एक कपड़ा एक साया बन के सीधा ऊपर खिड़की की तरफ जाता है और अंदर चला जाता है। लॉरेन घबरा जाती है और समझ जाती हैं साया अंदर गया है कुछ करने, जहाँ पर कैरोलाइन सो रही होती है। वो साया कैरोलाइन पर अटैक करता है, उसको पकड़ता है और उसके अंदर समा जाता है। लॉरेन इस बात से बेखबर रहती है कि उसने कैरोलाइन पर अपना कब्जा कर लिया है। लॉरेन भागती हैं कैरोलाइन से बात करने के लिए, पर कैरोलाइन उनको इग्नोर करके वहाँ से निकल जाती है। इधर रात में टीम जब काम कर रही होती है तो एक पुलिस वाले को एक औरत दिखाई देती है जिसके दोनों हाथ से खून निकल रहा होता है। वो कहती है मुझसे ये सब जानबूझ के कराया गया। उधर उनकी बेटी सिंडी, जिसको स्लीप वॉक की आदत होती है, वो ऊपर जाती है और गायब हो जाती है। सब लोग पीछे भागते हैं पर सिंडी कहीं नज़र नहीं आती। किसी तरह वो अलमारी के अंदर देखते हैं तो एक बॉक्स के अंदर सिंडी छुपी बैठी रहती है। वो सिंडी को बाहर निकालते हैं तो अप्रैल, जो कि सबसे छोटी बेटी होती है, वो लॉरेन से कहती है कि म्यूज़िक बॉक्स में जो लड़का उनका फ्रेंड है, उसको जब डर लगता है तो वो इसी अलमारी के नीचे जो बॉक्स है उसके अंदर छुप के बैठता है। इतने प्रूफ काफ़ी होते हैं प्रीस्ट को दिखाने के लिए। वो सारी रिकॉर्डिंग्स करते हैं और कहते हैं कि बस इतना सब काफ़ी है, हम ये जाकर प्रीस्ट को ज़रूर दिखाएंगे। इधर जैसे ही वो वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं और घड़ी में 3:07 बजते हैं, तभी उनकी सबसे बड़ी बेटी यानी कि एंड्रिया को कोई बाल पकड़ के खींचता है। सब लोग उसको बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, उसके बाल कोई नहीं छोड़ पाता है, तो फिर वो कैंची से लॉरेन आके बाल काट देती हैं। ये सारे इंसिडेंट्स जो रिकॉर्ड होते हैं वो प्रीस्ट को जाके दिखाती हैं। प्रीस्ट कहते हैं ऐसी चीज़ मैंने पहली बार देखी, पर एक्सोर्सिज्म करने के लिए यानी कि उस घर को पवित्र करने के लिए भी मुझे वेटिकन सिटी से परमिशन लेनी होगी, बिना उसके मैं अलाउ नहीं कर सकता। पूरी फैमिली वहाँ से एक मोटेल में शिफ्ट हो जाती है ताकि ये सब तमाशे थोड़ा कम हो। लेकिन जैसे ही रॉजर कुछ काम कर रहा होता है, कैरोलाइन अपने 3 बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। जब ये बात लॉरेन और एड को पता चलती, वो भागे भागे आते हैं और कहते हैं कि ज़रूर आपकी वाइफ तीनों बच्चों को लेकर घर गई होगी, क्योंकि इस घर की हिस्ट्री ये है कि यहाँ पर एक औरत ने अपने ही बच्चे को मार दिया था और फिर 3:07 पे वो घर के बाहर जो पेड़ है उससे टंग गई थी। उसने खुद सुसाइड कर लिया था, इसलिए घर में तमाशा हो रहा है और ज़रूर कैरोलाइन अपने ही बच्चों की बलि देने के लिए वहाँ गई होगी। एड कहता है कि अब मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक्सोर्सिज्म खुद से शुरू करना होगा। और वो जैसे ही एक्सोर्सिज्म करना शुरू करते हैं, कैरोलाइन के मुंह से खून बहने लगता है। रॉजर मना करता है और कहता है कि प्लीज़ एक्सोर्सिज्म रोक दीजिए, मेरी वाइफ मर जाएगी। पर एड कहता है मुझे करने दीजिए, वरना ऐसे ही आपकी वाइफ को वो मार देगी। सभी लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर कैरोलाइन सिर्फ हंसती रहती है। फिर वो मौका देखकर भागती है अप्रैल को मारने के लिए। जैसे ही वो अप्रैल के पीछे दौड़ती है उसको मारने के लिए, अप्रैल भी आगे आगे भागती है, वो पीछे पीछे, अप्रैल आगे आगे। किसी तरह एड को मौका मिल जाता है। वो एक्सोर्सिज्म से बहुत तेज़ चिल्लाने लगते हैं और उस भूत का असली नाम लेते हैं, जिससे वो अपने असली रूप में आ जाता है। और उसका सिर पकड़ के लॉरेन कहती है कि अपने उस पल को याद करो जब तुमने अपनी फैमिली के साथ बिताए हैं। उसको वो बीच हाउस याद आता है और सडनली वो अपने असली फॉर्म में आ जाती है और एकदम से वॉमिट करती है। जब वो वॉमिट करती है तो उसकी वॉमिट से वो साया बाहर निकल जाता है। इस तरह से कैरोलाइन को एक नई ज़िंदगी मिलती है। वो बाहर आती है, अप्रैल से माफ़ी मांगती है, उसे पकड़ के ये लोग बाहर जाते हैं। सनलाइट में उसके सारे शरीर के निशान गायब हो जाते हैं और वो उसका चेहरा भी ठीक हो जाता है। वो अप्रैल से माफ़ी मांगती है और कहती मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों मेरे से ऐसी गलती हो गई। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं, अपनी मम्मा को हक कर लेते हैं। रॉजर वहाँ जाकर उनका धन्यवाद करता है और कहता अगर आप नहीं होते तो आज मैं अपनी बीवी और अपने बच्चों को खो चुका होता। फाइनली वॉरेन फैमिली की वजह से पेरेंट फैमिली ठीक हो जाती है और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो कल के क्वेश्चन का जिन्होंने सही जवाब दिया है वो नाम है तेजा पूजा, नीरज डे, प्रमोद चंद्र दबे, विजय सिंह राणा, कामिनी सिन्हा, मनप्रीत कौर, अभिजीत खान मोजा, अनुराग सहाय, सोनू दास, लीला चौहान, तन्नू और सोनाक्षी डे।
ये वो नाम है जिन्होंने कल के क्वेश्चन का सही जवाब दिया। और आज का क्वेश्चन कुछ यूं है, आपको बताना है कि विराज की वाइफ का क्या नाम था। उम्मीद करती हूँ आपके आंसर्स हमें जल्द और सही मिलेंगे। कल मिलते हैं एक नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।